हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और भाई हमारा कल का गैप हो गया था। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं है, आज मेरा गला भी थोड़ा सा आपको लगेगा कि ख़राब है। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा साइंस का 4th डे है, तो आप सब लोग जुड़ते रहिए। जिन्होंने पहले क्लासेस नहीं देखी हैं वो अपनी पीछे की क्लासेस को एक बार रिवाइज़ कर लेना। ठीक है भाई, और डेली जुड़ना है। हमारे पास 60 डेज़ है, हमारे पास 60 डेज़ हैं, और 60 डेज़ में हमें क्या करना है, हमें पूरी साइंस को कंप्लीट करके और अपना पूरी साइंस को याद कर लेना है। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बैच है, मिशन सफलता बैच। मिशन सफलता बैच जो आप सबकी सफलता के लिए शुरू किया गया है, तो मेक श्योर कि सारे बच्चे हमारे साथ मेहनत करें। टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी मेहनत करो। ठीक है भाई, देखो हम लोग किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। हम लोग एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो एसएससी जीडी का आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसमें आपकी 26,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। बहुत वैकेंसीज़ हैं, मतलब बम्पर वैकेंसी हैं, जिनको बम्पर भर्ती कहते हैं, वो वाली चीज़ है। तो जो बच्चा इस वैकेंसी में मेहनत कर गया ना, वो बच्चा सक्सेस हो गया। और एक बार जॉब लेनी है, एक बार जॉब लेनी है, उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी मज़े है। बहुत अच्छे से शादी होगी, बच्चे भी खुश रहेंगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे। तो ये देखो आपका एसएससी जीडी का कांस्टेबल का आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ठीक है, जो एप्लीकेशन शुरू हो रही है वो 24/11/2023 से शुरू हो रही है। लास्ट डेट है वो 31/12/2023 है। मिनिमम एज इसमें 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज इसमें 23 ईयर्स है। ठीक है भाई, अच्छा फीस इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है। SC ST के लिए तो कुछ नहीं है, और जनरल OBC और EWS के लिए इसमें सिर्फ 100 रुपीज़ का की चार्जेस होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा फॉर्म है, आप भर नहीं सकते हो। सारे बच्चे अप्लाई करके अपना देखें और बहुत 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 अच्छे से पढ़ें। ठीक है भाई, अच्छा ये जो नोटिफिकेशन है इसका जो लिंक है, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दो। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। लास्ट क्लास में हम पिछली 3 क्लासों में क्या कर रहे हैं, हम हमारा पहला एक बेसिक सा चैप्टर कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हमने लास्ट क्लास में आपके सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। अब हम उस चैप्टर को अपने को आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हिंदी में है, जीव के लिए क्या मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। मतलब एक जीव की जो बेसिक लाइफ होती है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। मतलब अगर हम एक जीव को बिल्कुल ही मतलब एक बहुत ग्राउंड लेवल पे लेके जाएं कि उस जीव की शुरुआत बनने कहाँ से हुई है, तो वो चीज़ में पूछी गई है। तो आंसर आप सब लोगों को पता है कि इसका आंसर आएगा डी, यानी कि आपका सेल। डी यानी कि सेल। देखो इसका हमारा एक प्रोसीजर होता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि हमारी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड आपकी फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो होती है सेल। वो क्या होती है, सेल। मतलब ये है हमारी एक सेल, ये हमारी क्या है, एक सेल। सेल के बाद जब आपकी बहुत सारी सेल ऐसे ग्रुप में मिलके काम करती हैं, ऐसे जैसे बहुत सारी सेल हो गई, बहुत सारी सेल हो गई, ये क्या है, ये है सेल ऑफ ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल यानी कि आपका सेकंड फेज क्या आएगा, सेकंड फेज आपका आएगा टिश्यू। सेकंड फेज आपका क्या आएगा, सेकंड फेज आपका आएगा टिश्यू। ठीक है भाई, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तक आएगा। सेल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, सेल को हम हिंदी में कहेंगे कोशिका। सेल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, कोशिका। अब जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं, तो वो बनाते हैं हमारी बॉडी का एक पूरा ऑर्गन। वो हमारी बॉडी का क्या बनाएंगे, पूरा एक ऑर्गन बनाएंगे। जब टिश्यू का ग्रुप होगा, जब टिश्यू का ग्रुप बनेगा, तो टिश्यू के ग्रुप को क्या कहेंगे, टिश्यू के ग्रुप से बनता है हमारा क्या, हमारा बनता है ऑर्गन। हमारा बनता है ऑर्गन, यानी कि हमारे शरीर का बनता है एक अंग। बनता क्या है, एक अंग। अब इससे आगे स्टेप हमारी बॉडी का क्या आता है, ऑर्गन्स।
ऑर्गन्स के बाद क्या होगा कि जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम करेंगे तो क्या बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम करेंगे तो हमारा बनेगा ऑर्गेनल सिस्टम। हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा ऑर्गेनल सिस्टम। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। जैसे कि आपका स्टमक है, आपका लीवर है, आपका पैनक्रियाज है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। तो बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक साथ मिलके काम करते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑर्गेनल सिस्टम। ठीक है भाई। और जब बहुत सारे ऑर्गेनल सिस्टम एक साथ मिलके काम करते हैं तो फिर पैदा होता है एक पूरा जीव, यानी कि हमारा ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा क्या, ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जीव। समझ में आ रहा है भाई। तो हमारी जो लाइफ की बेसिक यूनिट है वो क्या हुई, सेल। जब बहुत सारी सेल मिलके काम करती हैं, बहुत सारा सेल होता है, मतलब ग्रुप ऑफ द सेल होता है, उसको क्या कहेंगे, टिश्यू। टिश्यू के आगे जब बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में, वो बनाते हैं ऑर्गन्स यानी कि अंग। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ऑर्गेनल सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गेनल सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं उसको कहेंगे ऑर्गेनिज्म। जैसे हम हमारे ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं तो हमारे ह्यूमंस में क्या क्या है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे पास स्केलेटन सिस्टम है, हमारे पास मस्कुलर सिस्टम है। तो सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं, और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं, सारे सिस्टम मिलके काम कर रहे हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो जब सारे सिस्टम एक साथ मिलके काम करेंगे तो पूरा एक जीव बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई। अब देखो सेल के बारे में बहुत एक मतलब बहुत बेसिक और बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार 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 लगा लेना सब पे। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सेल डिस्कवर इन 1665 किसने की डिस्कवर, रॉबर्ट हुक ने की। और इसने पहली डेड सेल खोजी। और वो डेड सेल किस चीज़ की बनी हुई थी, वो डेड सेल बनी हुई थी कॉर्क प्लांट की बार्क की। अब देखो मैं हिंदी में इसको प्रॉपर आपके लिए लिख देती हूँ, हिंदी में आपके लिए प्रॉपर मैं इसको लिख देती हूँ। सेल डिस्कवर यानी कि आपकी कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज हुई। कब हुई, 1665 में। किसने की, ये की आपकी रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। और इसने क्या किया, इसने पहली मरी हुई कोशिका, पहली मरी हुई कोशिका को खोजा। और वो कोशिका किस चीज़ की थी, एक कॉर्क का पेड़ होता है, कॉर्क का एक पेड़ होता है, कॉर्क का एक पेड़ होता है, कॉर्क के पौधे की छाल से वो बनी हुई थी। कॉर्क की छाल, बार्क को कहते हैं छाल। ठीक है भाई। तो जो अर्थ पे पहली बार जो कोशिका खोजी गई वो मरी हुई कोशिका थी। और वो पहली कोशिका किसने खोजी, वो पहली कोशिका खोजी आपकी रॉबर्ट हुक ने। कब खोजी, 1665 में। और वो जो मरी हुई कोशिका थी वो किस चीज़ की कोशिका थी, तो कॉर्क का एक पेड़ होता है, उसके देखो आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, तो बहुत सारे जो पेड़ देखे होंगे उसका आपका स्टेम देखा होगा, आपने तना देखा होगा। तो जो तना होता है ना उसके बाहर का वो देखा होगा तुमने, ब्राउन ब्राउन उसकी पूरी छाल होती है, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन एक बहुत सॉलिड लेयर होती है। तो वो सॉलिड लेयर हटा के आपका रॉबर्ट हुक ने, और वहीं से उन्होंने पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है भाई। तो ये क्या थी, पहली मरी हुई सेल थी, कॉर्क की छाल। अब फर्स्ट लिविंग सेल यानी कि पहली जीवित कोशिका, पहली जीवित कोशिका, पहली जीवित कोशिका। तो कब खोजी गई पहली जीवित कोशिका, पहली जीवित कोशिका खोजी गई आपकी 1683 में। और ये आपकी किसने खोजी, ये खोजी आपकी ल्यूवेन हुक ने, ये खोजी आपकी ल्यूवेन हुक ने। और पहली जीवित कोशिका जो खोजी गई वो क्या थी, वो थी हाइड्रा। वो क्या थी भाई, वो थी हाइड्रा। हाइड्रा क्या है, अब देखो हाइड्रा उन्हें कहाँ मिला, ध्यान से सुनो एक बार। क्या हुआ कि सबसे पहले मरी हुई कोशिका तो खोज ली किसने, आपकी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने खोज ली। उन्होंने किस चीज़ से खोजी, एक बार्क के पौधे की छाल निकाल के उससे पहले भी मरी कोशिका खोजी। ठीक है।
अब पहले जीवित कोशिका खोजने का जब नंबर आया तो नंबर आया किसका? नंबर आया आपका ल्यूवेनहुक का। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक इनका पूरा नाम है, पेपर में मोस्टली ल्यूवेनहुक लिख के आता है। और जो पहले जीवित कोशिका उन्होंने खोजी वो खोजी हाइड्रा। हाइड्रा मतलब कैसे खोजी, ध्यान से सुनो। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया, उनके अपने बगीचे में गए और उनके बगीचे में क्या था, एक पौंड था, एक तालाब था, और वो उस तालाब से कुछ पानी एक बोतल में डालकर ले आए। तालाब से कुछ पानी एक बोतल में डालकर ले आए। अब जब उन्होंने उस पानी को चेक किया तो उसमें एक वन सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर एक जीव होता है, पानी का जीव होता है जिसको कहते हैं हाइड्रा। एक यूनिसेलुलर पानी का जीव होता है जिसको हाइड्रा कहते हैं, वो उनको उसमें मिला। तो वो हाइड्रा क्या था? फर्स्ट आपका सेल जो आपकी जीवित कोशिका खोजी गई थी। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा क्या है? एक यूनिसेलुलर जीव है, एक कोशिका से बना हुआ पूरा जीव है। और ये कैसा होता है, देखो हाइड्रा कैसा होता है, जैसे मान लिया ये क्या है, एक मिनट भाई, मान लिया ये हमारे पास क्या है, ये एक पत्थर है तालाब में ये एक पत्थर है। तो हाइड्रा की शेप कैसी होती है? हाइड्रा ना कुछ ऐसा सा दिखता है, ऐसा मतलब एक छोटे पौधे जैसा, ऐसा होता है हाइड्रा। और जो भी जीव इसके पास से छोटा मोटा निकलता है ये उसको पकड़ लेता है, ये उसको क्या करता है, पकड़ लेता है और अपना डाइजेशन कर लेता है। अब ये जीव जो है वो ये जीव एक सेल से बना हुआ है, एक कोशिका से ये जीव बना होता है, एक कोशिका से ये जीव बना होता है। और ये एक स्टैटिक जीव है। स्टैटिक जीव का मतलब है, स्टैटिक का मतलब है स्थिर, यानी कि ये पूरा जीवन इस पत्थर पे चिपके अपना निकाल देगा। तो ये एक जीव होता है, जलीय जीव होता है हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या था, पहला आपका खोजा गया क्या था, फर्स्ट लिविंग सेल थी। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। यू कैरी ऑन। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि हमारे पास जो सेल होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। हमारे पास दो तरीके की सेल होती हैं। एक वो सेल होती है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जो बिल्कुल शुरुआत में, धरती के शुरुआत में मिलती हैं। देखो जब भी किसी भी चीज़ का विकास होता है तो हमेशा जब आगे 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 जीवन बढ़ता जाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो क्या हुआ कि सबसे पहले जब अर्थ पे जीवन की शुरुआत हुई तो एक बहुत बेसिक सेल आई जिसके पास न्यूक्लियस नहीं था। जिसके पास क्या है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के नाम पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या है, डीएनए। इसके पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए है। और डीएनए क्यों है, डीएनए है इनका नंबर ये ताकि बढ़ा सके अपना, ताकि ये अपनी जनसंख्या आगे बढ़ा सके। तो ऐसा माना जाता है कि धरती पे जो पहला जीव आया, ऐसा माना जाता है जो धरती पे पहला जीव आया, फर्स्ट लिविंग सेल आई जो धरती पे, वो थी आपकी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के साथ धरती पे जीवन की शुरुआत मानते हैं, बैक्टीरिया के साथ धरती पे जीवन की शुरुआत मानते हैं, ठीक है। अब देखो पहले तो आ गया बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया के पास क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। जैसे आपको पता है कि हम ह्यूमंस किससे बने, चिंपैंजी से बने, चिंपैंजी से बने। तो आपने हमारा विकास पढ़ा होगा कभी कि जब हम चिंपैंजी वाली फॉर्म में थे तो हमारा क्या होता था, दिमाग बहुत छोटा होता था, ऊपर से ये वाला जो एरिया था ना ये बहुत छोटा होता था, ऐसे भीड़ा सा, मतलब एक ऐसा, मतलब इतना सा पोर्शन। और जो हमारा जबड़ा था, ये वाली चीज़ ऐसा इतनी बड़ी होती थी। जैसे नॉर्मली आपने बंदरों की देखी होगी, कभी चिंपैंजी को देखना, जो चिंपैंजी होता है वो कैसा दिखता है, ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे उसका जबड़ा होता है, ऐसा चिंपैंजी होता है, मतलब ऐसा छोटा सा उसका हेड होता है और ये उसका जॉ होता है, जबड़ा होता है, मतलब इतना चौड़ा उसका जबड़ा होता है। तो हम भी ऐसे विकसित होते 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 यहाँ तक पहुँचे। तो सेल भी ऐसे विकसित हुई है। तो धरती पे पहले जो सेल थी उसके पास न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन जो बाद में सेल आई उसके पास न्यूक्लियस था। और न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस ये है कि जो डीएनए है, डीएनए को एक कवरिंग मिल गई। अब डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। पहले डीएनए नॉर्मल सेल में पड़ा हुआ था, लेकिन अब डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियस की खोज किसने की कि न्यूक्लियस के अंदर कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी है, तो इसकी खोज आपकी किसने की, यानी कि आपकी केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक की खोज। तो केंद्रक की खोज आपकी की रॉबर्ट ब्राउन ने, और कब की, 1831 में। यू कैरियन हिंदी में भी यू कैरियन रहेगा और प्रो कैरियन हिंदी में भी प्रो कैरियन रहेगा, ठीक है। जहां भी साइंस में कैरियन वर्ड आ जाए, जहां भी साइंस में कैरियन वर्ड आ जाए, चाहे कहीं भी आपको कैरियन शब्द दिखे साइंस में, इसका मतलब वहीं पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियस की बात हो रही है। और ये भी क्या है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ये भी क्या है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लांट सेल थ्योरी। प्लांट सेल थ्योरी 1831 में जैकब स्लाइडन ने दी, और एनिमल सेल थ्योरी 1839 में स्वान ने दी। देखो, स्लाइडन और स्वान दोनों भाई भाई थे, दोनों कजन ब्रदर्स थे, ठीक है। तो स्लाइडन और स्वान दोनों ने क्या किया, एक ने प्लांट सेल को उठाया, एक ने एनिमल सेल को उठाया। देखो, प्लांट सेल थ्योरी और एनिमल सेल थ्योरी का मतलब क्या है? प्लांट सेल थ्योरी और एनिमल थ्योरी का मतलब ये है कि ये हमारी एनिमल सेल है और ये हमारी प्लांट सेल है। आप देखो इनमें डिफरेंस के हिसाब से, एनिमल सेल में वैक्यूल होती है, यानी कि जो रिक्तिका होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट डालने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन जो प्लांट सेल में वैक्यूल होती है, यानी कि आपकी रिक्तिका होती है, वो बहुत बड़ी होती है, मतलब इतनी बड़ी होती है कि वो 60 to 80% एरिया प्लांट सेल का घेर लेती है, क्योंकि वो यूज़ होती है एज अ स्टोरेज, मतलब एक स्टोरेज के रूप में, एक स्टोरेज रूम की तरीके से, कि हमारा स्टोर रूम में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमें आगे चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, जो हमें आगे चाहिए वो सब आप वैक्यूल में डाल दो। समझ में आ गया? तो ये क्या है, ये एक डिफरेंस है। और प्लांट जो एनिमल सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तुम्हें पता ही है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? क्लोरोफिल की वजह से हमारे पौधे कैसे रंग के दिखाई देते हैं, हरे रंग के दिखाई देते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें किसने बताई, ये सारी चीज़ें बताई आपकी स्लाइडन और स्वान ने। तो पहली बार प्लांट सेल थ्योरी किसने दी, स्लाइडन ने। वैसे पेपर में मोस्टली स्लाइडन लिखाता है, पर इनका पूरा नाम है जैकब स्लाइडन। कब दी, 1838 में। और पहली बार एनिमल सेल थ्योरी किसने दी, 1839 में स्वान ने। लेकिन ये जो थ्योरीज हैं, ये आपकी बैक्टीरिया पे एप्लीकेबल नहीं है। नॉट एप्लीकेबल मतलब जो सेल के बारे में इन्होंने थ्योरीज दी हैं, सेल के बारे में इन्होंने बताया है, वो आपकी वायरस और आपकी बैक्टीरिया पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है, नॉट एप्लीकेबल ऑन वायरस एंड बैक्टीरिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, सेल डेफिनेशन। सेल डेफिनेशन क्या है, सेल डेफिनेशन पहली बार किसने दी, रुडोल्फ विर्चो। सेल डेफिनेशन किसने दी, रुडोल्फ विर्चो 1855 में। और इन्होंने सेल डेफिनेशन कैसे दी, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में ऐसे कहेंगे कि जो कोशिका है, कोशिका जो है, ये कलर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ, इससे लिखते हैं, देखो इसका हिंदी वर्जन क्या होगा, इसको हिंदी में कहेंगे कि जो कोशिका है, कोशिका जो है वो पहले से उपस्थित देखो कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनी है, कोशिका से बनी है। यानी कि जो धरती पे पहले कोशिका थी
उसी से कोशिका अब जो कोशिका एग्जिस्ट करती है उसी से वो कोशिका बनी हुई है। जैसे हम चिंपैंजी से बने हुए हैं वैसे ही कोशिका जो है वो पहले से जो धरती पे जीव था, पहले से जो धरती पे जीव था, जो पहले से धरती पे एग्जिस्ट करता था, उसी का मॉडिफाई रूप है आज की कोशिका, ये कहने का मतलब था। और ये आपकी दी किसने है? ये आपकी दी है रुडॉल्फ विर्चो ने। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको सारे पॉइंट। एक बार पॉइंट में आपके पढ़ देती हूँ। सेल डिस्कवर इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक। फर्स्ट डेड सेल इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, और वो फर्स्ट डेड सेल किसकी थी? कोर्क प्लांट यानी कि बार्क की। दूसरा है आपका फर्स्ट लिविंग सेल इन 1683, यानी कि पहली लिविंग सेल, पहले जीवित कोशिका किसने खोजी? ल्यूविन हुक ने खोजी 1683 में, यानी कि 1683 में। और क्या थी वो? हाइड्रा थी। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, और वो न्यूक्लियस में मतलब न्यूक्लियस खोजा, यानी कि यूकैरियोन आपकी सेल थी वो। ठीक है भाई। प्लांट सेल थ्योरी पहली बार किसने दी? 1838 में स्लाइडन ने। एनिमल सेल थ्योरी किसने दी? स्वान ने 1839 में। और सेल डेफिनेशन पहली बार किसने दी? रुडॉल्फ विर्चो ने 1855 में। और सेल डेफिनेशन में इन्होंने क्या बोला? सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो आज की कोशिका है, जो अभी मॉडर्न कोशिका है, वो कोशिका प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से ही बनी हुई है, यानी कि धरती पे उस समय में जो कोशिका अवेलेबल थी उसी का आज की कोशिका क्या है? मॉडिफाई रूप है। समझ में आ रहा है भाई? चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। मतलब मैंने सेल आपका बेसिक यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, उसके साथ साथ मैंने आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें जुड़वा दिए थे। देखो, लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो हमारी बॉडी में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन कोशिका। ये देखो, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये देखो, ये न्यूरॉन कोशिका क्या है? ये हमारी ब्रेन सेल है। ये हमारी क्या है? ये हमारी ब्रेन सेल है, यानी कि दिमाग की कोशिका है। हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम बना होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, हमारा सारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन कोशिका से बना हुआ है। हमारा सारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन कोशिका से बना हुआ है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको एडवाइस भी देना चाहूँगी, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको नॉलेज भी देना चाहूँगी। देखो, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सारा न्यूरॉन से बना हुआ है, और न्यूरॉन से ही हमारा पूरा ब्रेन बना हुआ है, पूरा ब्रेन, हमारा दिमाग। और बच्चे के दिमाग का विकास हो जाता है 5 साल तक, 5 साल तक। तो 5 साल तक आप बच्चे को माइंड की ऐसी प्रैक्टिस दीजिए कि बच्चे के न्यूरॉन्स की जो पावर है वो इंक्रीज होती रहे। तो जितनी बच्चे के न्यूरॉन की पावर 5 साल तक इंक्रीज हो गई, वो हमेशा उतनी ही रहेगी। आप संख्या में कभी भी न्यूरॉन्स को या उनकी पावर को कभी भी बढ़ा नहीं सकते हो। अब संख्या की बात करते हैं एक बार न्यूरॉन्स के। बच्चे के जन्म के समय बच्चे के माइंड में जितने न्यूरॉन्स होंगे उसके ज़िंदगी भर, बुढ़ापे तक, मान लिया कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे के जन्म के समय उसके अंदर, देखो फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे के अंदर 1 लाख न्यूरॉन्स हैं, तो जब वो बुढ़ापे में मरेगा, उसकी डेथ होगी, तो डेथ के टाइम पे भी उसके माइंड में 1 लाख न्यूरॉन्स ही होंगे। एक भी ना तो बढ़ेगा और ना एक भी घटेगा। ठीक है भाई, तो कभी नहीं बढ़ते। इसीलिए जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डॉक्टर होते हैं वो क्या देते हैं? वो फॉलिक एसिड देते हैं। फॉलिक एसिड क्यों देते हैं? क्योंकि फॉलिक एसिड क्या होता है कि वो बच्चे को स्वस्थ रखने में और न्यूरॉन्स के अच्छे बनने में हेल्प करता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉलिक एसिड खाना ज़रूरी होता है। ठीक है भाई, तो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल यानी कि लंबी कोशिका, हमारी बॉडी की क्या सबसे लंबी कोशिका, हमारी बॉडी की सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन को हिंदी में भी क्या कहेंगे? न्यूरॉन ही कहेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी, यानी कि हमारी सबसे बड़ी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की अगर बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होते हैं फीमेल एग, यानी कि ओवम। ठीक है, फीमेल एग। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल इन अवर बॉडी, यानी कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे
छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? स्पर्म, यानी कि मेल स्पर्म, और ये फीमेल एग सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ। लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ मतलब हमारी पूरी धरती पे जो सबसे बड़ी कोशिका है, तो हमारी पूरी धरती पे जो सबसे बड़ी कोशिका है वो माना जाता है ऑस्ट्रिच एग को। ऑस्ट्रिच एग कितना बड़ा होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। 15 सेंटीमीटर मतलब मान लिया इतना। ये देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम आपका लगवाया हुआ है, ये मैंने डायग्राम आपका लगवाया हुआ है। ये इतना बड़ा एग है, देखो इन्होंने जो है हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये इतना बड़ा एग है और ये क्या है? ऑस्ट्रिच एग है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑस्ट्रिच एग जो है वो कितना बड़ा होता है। अब देखो एक और जो है वो बड़ी सेल मानी जाती है जो अभी करंट में खोजी गई है। अगर आपके पेपर में ऑप्शन में ऑस्ट्रिच एग आया है तो आप आंसर लगाएंगे ऑस्ट्रिच एग, लेकिन अभी हम इतना अपडेट मतलब आती नहीं है अभी क्वेश्चंस, तो ऑस्ट्रिच एग ही आपके पेपर में आएगा। लेकिन अभी जो करंट में सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ चल रही है वो है आपकी यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बनी हुई, एक कोशिका से बनी हुई, एक कोशिका से बनी, एक कोशिका से बनी हुई। तो एक कोशिका से बनी हुई आपकी एल्गी है जिसका नाम है क्यूलरिपा टेक्सिफोलिया। ठीक है, तो ये नाम है किसका? एल्गी का नाम है। और ये आपकी जो साइज है इसका साइज होता है 6 to 12 इंचेस, 6 to 12 इंचेस। और ये एक सेल की बनी हुई एल्गी है, एक सेल की बनी हुई ये एल्गी है, इसीलिए मैंने लिखा है यूनिसेलुलर एल्गी है। 6 to 12 इंचेस इसका साइज होता है। अब आप देख लो कि ये कितनी बड़ी हो गई। तो आज की सबसे लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ मानी जाती है आपकी यूनिसेलुलर एल्गी। समझ में आ रहा है भाई? आगे है स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ, यानी कि धरती पे सबसे छोटा जीव क्या पाया जाता है? सबसे छोटी सेल क्या पाई जाती है? आप ध्यान से सुनो। पहली बात तो जो धरती पे सबसे छोटा जीव मिलता है मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो धरती पे मिलता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो धरती पे मिलता है वो है आपका बैक्टीरिया। वो क्या है? वो है आपका बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आपका एक सेल का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का आपका बना होता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ क्या है? आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? एक सेल का बना हुआ जीव है, एक सेल का बना हुआ जीव है, इसलिए सबसे छोटी चीज धरती पे होगी बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया में भी एक कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया में भी एक कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है। अब ऐसा क्यों है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है? देखो मैं ये चीज़ आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो। हमारा जो नॉर्मल बैक्टीरिया होगा ये कैसा है हमारा? ये है हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल। और यहाँ हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। तो जब हम माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की बात करते हैं और हम बात करते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया की, तो इनमें एक फ़र्क होता है। इनमें डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनो। इनमें डिफरेंस ये है कि जो आपका नॉर्मल बैक्टीरिया है ये आपका नॉर्मल बैक्टीरिया है, और ये अंदर वाली इसके पास क्या है? ये अंदर वाली है इसके पास, तुम्हें पता ही है अंदर वाली होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसके बाहर भी एक कवरिंग होती है, इसके बाहर भी एक कवरिंग होती है बैक्टीरिया में जिसको कहते हैं सेल वॉल, जिसको कहते हैं सेल वॉल। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? म्यूरिन की बनी होती है। वैसे ही प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। वैसे ही एल्गी की किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और फंगस की किसकी बनी होती है? चिटिन की बनी होती है। ठीक है, तो लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है इसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है, इसके पास एक सिंगल लेयर है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो जो माइकोप्लाज्मा है इसके पास क्या नहीं है?
डज नॉट हैव सेल वॉल, डज नॉट हैव सेल वॉल, इसके पास आपकी कोशिका भित्ति नहीं है, इसीलिए ये साइज में सबसे छोटा है। ये पॉइंट आपका लास्ट पेज पे लिख देते हैं कि डज नॉट हैव सेल वॉल, और इसीलिए आपका जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट जीव है आपका अर्थ पे। क्लियर है भाई? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सेल्स के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनल इज ओवरलैपिंग मेम्ब्रेन सेक एज एन ER लाइक थिकनेस दैट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स स्पेशली स्टेबल प्रोटीन्स। हिंदी में कौन सा कोशिकांग ER का मतलब यहाँ पे क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रिय द्रव्य जालिका। ठीक है, ER जैसी मोटाई वाली एक ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं, विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संसाधित करने और उनको पैकेजिंग में सहायक होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका गोल्जी अपार्टस, गोल्जी अपार्टस। देखो लाइसोसोम तो क्या होता है, लाइसोसोम एक्स्ट्रा एसिड्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोलिक एसिड्स होते हैं, एक्स्ट्रा हाइड्रोलिक एसिड्स उनको कंटेन करता है, उनको कंटेन करता है। और जब ये एसिड्स ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो जो आपका लाइसोसोम है वो फट जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग्स, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। और क्या कहते हैं, और कहते हैं एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल। और जब ये फटता है तो कोशिका की डेथ हो जाती है, कोशिका की क्या हो जाती है, कोशिका की डेथ हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स किसके बारे में है, लाइसोसोम के बारे में है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या बनाता है, ये बनाता है मेड, क्या करता है ये बनाता है ATP, ये क्या बनाता है, ये बनाता है ATP। ATP क्या है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या है, हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी बॉडी की क्या है, एनर्जी है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, हमारी बॉडी की एनर्जी है। यानी कि अच्छा, इसको ATP को और क्या बोल सकते हैं, ATP को एक नाम से और जाना जाता है, ATP को हम बोल सकते हैं, ATP को हम बोल सकते हैं एनर्जी करेंसी, ATP को हम बोल सकते हैं एनर्जी करेंसी, यानी कि ये ऊर्जा की करेंसी है, ऊर्जा की मुद्रा है। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं लवक की। लवक यानी कि रिपेयर, या फिर इनको क्या कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं वर्णक, पिगमेंट्स, इनको कह सकते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, तो पिगमेंट्स तो आपको पता ही है, पिगमेंट्स तो क्या होता है, आपका कलर देते हैं। पिगमेंट्स क्या करते हैं, पिगमेंट्स तो आपका कलर देते हैं। तो पिगमेंट्स आपका कलर देते हैं, तो ये प्रोटीन वाला काम कौन करता है, तो प्रोटीन वाला काम कौन करता है, गोल्जी का उपकरण, यानी कि ये वाली। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसको समझते हैं एक बार, अब हम इसको एक बार समझते हैं ध्यान से, ध्यान से देखो। ये हमारा है न्यूक्लियस, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर ये ऐसे क्या लगी रहती है, ऐसे तुम्हें पता है कि ये न्यूक्लियस के बाहर ऐसी 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 क्या लगी रहती है, ऐसी ऐसी आपकी लगी रहती है ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपकी जिस ER पे आपको ऐसे दिखेंगे ये वाले डॉट, ये वाले, ये क्या चिपके हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम।
और जो राइबोसोम से बनी हुई आपकी ER होती है उसको क्या कहते हैं, RER, यानी कि रफ ER, क्योंकि आपके ER के सरफेस पे आपके राइबोसोम चिपक जाते हैं। और जिस पे विदाउट राइबोसोम होती है, जो आपकी ER होती है विदाउट राइबोसोम, विदाउट राइबोसोम, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्या कहते हैं, SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब न्यूक्लियस ने क्या किया, जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वे आपको के किसको दे दिए, ER को दे दिए। जो वेस्ट प्रोडक्ट थे वो किसको दे दिए, ER को दे दिए। ठीक है, ER को दे दिए। और ER के पास जो बचा, जो ER से भी हैंडल नहीं हुआ, ER से क्या हैंडल नहीं हुए, ER से हैंडल नहीं हुए प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स ER ने क्या किया, प्रोटीन्स ER ने आपके गोल्जी अपार्टस के पास सेंड कर दिए। पहले आप लोग ध्यान से सुनो, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जिससे आपको सारा प्रोसेस सेल का समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले क्या होता है, सब ऊपर लिख देते हैं। देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस आपका या तो सेल डिवीजन करेगा या फिर आपका क्या करेगा, सेल साइकिल हो रहा होगा उसमें नई कोशिका बनने के लिए, या सेल डिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, जब ये सेल डिवीजन होता है तो जो आपके क्रोमोसोम है, जो आपके क्रोमोसोम है और जो आपके क्रोमैटिन है, ये आपस में बदलते हैं, ये आपस में बदलते हैं। ठीक है, और इस दौरान कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स बचते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स बचते हैं, कुछ वेस्ट बचता है, कुछ एसिड्स बचते हैं, और भी कई सारी चीज़ बचती हैं, और भी कई सारी चीज़ बचती हैं। तो इसमें से जो वेस्ट और एसिड वाला पार्ट होता है, ये आपका न्यूक्लियस किसको दे देता है, ये आपका न्यूक्लियस दे देता है ER को। ये आपका न्यूक्लियस किसको दे देता है, ER को, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, इनको पैक करके और सेक्रीट कर देती है, इनको पैक करके सेक्रीट कर देती है। और ये सेक्रेशन हुई थैली जो होती हैं, ये सेक्रेशन हुए जो बैग्स होते हैं, ये बैग्स ही क्या कहलाते हैं, बैग्स ही कहलाते हैं आपके राइबोसोम। बैग्स ही क्या कहलाते हैं, राइबोसोम। समझ में आया, राइबोसोम। अब बच क्या गए, अब आपके बच गए प्रोटीन्स और एक आधा सामान। अब ये जो प्रोटीन्स है ना, ये जो प्रोटीन्स है, ये आपका जो ER है, ये पास कर देता है किसको, गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी को। और गोल्जी बॉडी इनको क्या करती है, गोल्जी बॉडी क्या करती है, इनको सबसे पहले इनको स्टोर करेगी। गोल्जी बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले इनको स्टोर करेगी, सबसे पहले इनको स्टोर करेगी। दूसरा काम, फिर इनको पैक करेगी। और तीसरा काम, इनको क्या कर देगी, इनको सेक्रीट कर देगी किसमें, सेल में। और जो ये सेक्रेशन होता है इसको कहते हैं आपके लाइसोसोम। इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम। इसको क्या कहते हैं, लाइसोसोम। समझ में आया, समझ में आया भाई। देखो, गोल्जी अपार्टस को खोजा किसने, गोल्जी अपार्टस को खोजा किसने, कैमेलियो गोल्जी ने 1898 में। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं मॉडिफाई, सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। यानी कि ये क्या करेगा, सबसे पहले प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, फिर उनकी छटाई करेगी और फिर उनको प्रोसेस कर देगी, फिर उनको क्या कर देगी, प्रोसेस कर देगी, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया। फिर आगे क्या करेगी, क्रिएटिंग द लाइसोसोम, यानी कि ये इनको लाइसोसोम का निर्माण कर देगी। यानी कि इसके पास एक तरीके की थैलीज होती हैं जिसमें ये प्रोटीन को भर भर के अपना कोशिका में छोड़ देती है, और वो थैलियाँ क्या कहलाएंगी, वो थैलियाँ कहलाएंगी लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, और ट्रांसपोर्टिंग लिपिड अराउंड द सेल, यानी कि जितने भी और आपके लिपिड्स होते हैं जो सेल को इधर उधर चाहिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन, गोल्जी अपार्टस। समझ में आ गया। तो ये आपका गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये आपका गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये आपका गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए। और देखो,
ये निकल रहे हैं नए नए सेक्स जिनको ये पैक करती है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन, द डैश प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। देखो अब हम लास्ट क्वेश्चन में भी तो यही पढ़ रहे थे, पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स, यानी कि जिस जिस कोशिका के जिस जिस अंग को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सब पैक करके और वहाँ तक पहुँचाने का काम किसका है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन ये हमने पढ़ा है, आंसर इज द गोल्जी अपार्टस। ठीक है, आंसर इसका आएगा डी। हिंदी में देखो डैश मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि ये पैक करने का काम करेगा और इंट्रासेलुलर लक्ष्यों तक सामान को पहुंचाएगा, जहां जो चीज़ पहुंचानी होगी वो वहां पे डिलीवर हो जाएगी। तो आंसर इज डी, यानी कि गोल्जी काय, गोल्जी काय। ठीक है भाई, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिन फ्लेक्सिबल बैरियर सेपरेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ध्यान से सुनो, कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका के बाहर वातावरण से अलग करता है, यानी कि बाह्य तरल से अलग करता है। तो ध्यान से देखो ये चीज़ कि ये हमारी सेल है, दिस इज द सेल, और यहाँ कोशिका के अंदर वाले ऑर्गन्स ऐसे पड़े हुए हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी ईआर हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, यहीं पे कहीं आपकी ऐसे ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी होगी। ठीक है, यहीं पे कहीं आपकी क्या होगी, यहीं पे कहीं आपकी गोल्जी बॉडी पड़ी होंगी, यहीं पे कहीं लाइसोसोम्स घूम रहे होंगे, यहीं पे कहीं राइबोसोम्स चिपके होंगे, राइबोसोम्स घूम रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोशिका का इंटरनल पार्ट है। और कोशिका के इंटरनल पार्ट को सेल के बाहर वाले लिक्विड से, ये बाहर है तो बाहर के सेल के क्या भरा हुआ है, हमारी बॉडी में लिक्विड भरा हुआ है, तो ये अलग कौन करता है। तो बीच में बैरियर क्या है, तो बीच में बैरियर देखो ध्यान से, बीच में बैरियर क्या है, बीच में बैरियर है ये वाली दीवार, बीच में बैरियर क्या है, ये वाली दीवार। और इस वाली दीवार का नाम आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा पहला वाला, नंबर 1 ए, यानी कि कोशिका द्रव्य की झिल्ली, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब इसका नाम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि ये हमारी कोशिका है और कोशिका के अंदर ऐसे 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 क्या भरा होता है, प्लाज्मा भरा होता है। और कोशिका को क्या कहते हैं, कोशिका को मैंने बताया था कि कोशिका को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कहते हैं साइटो। तो जहाँ पे भी साइटो वर्ड दिखे इसका मतलब वहाँ पे कोशिका की बात हो रही है। तो साइटो वर्ड जहाँ पे दिख रहा है वहाँ कोशिका की बात है। तो साइटो के अंदर क्या भरा है, ये लिक्विड भरा है और इस लिक्विड को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्मा। और साइटोप्लाज्मा जिसमें भरा हुआ है वो मेम्ब्रेन जिसको रोकती है, तो वो हो गई आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्लियर है भाई, देखो आगे समझते हैं। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है, जिसको हम एक बार ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो ध्यान से देखो चीज़ें, आपकी जो साइटोप्लाज्मा है, सॉरी आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाई लेयर होता है, बाई लेयर्ड। बाई लेयर्ड का मतलब क्या है, बाई लेयर्ड का मतलब है 2 लेयर से बना होता है। एक लेयर तो देखो ये वाली, ये देखो ये आपकी एक लेयर तो ऊपर ऊपर चल रही है, ये देखो ये है आपकी एक लेयर, ये देखो ये है आपकी एक लेयर, और एक लेयर ये देखो नीचे है, ये एक लेयर क्या है ऐसे नीचे है, ये एक लेयर क्या है ऐसे नीचे है। तो ये 2 लेयर से मिलके आपकी क्या बनी है, ये 2 लेयर से मिलके आपकी क्या बनी है, ये 2 लेयर से मिलके बनी है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को क्या कहा जाता है, मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये बनी किसकी होती है, ये बाई लेयर्ड आपकी लेयर से बनी होती है, यानी कि 2 लेयर से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। ऐसे 2 लेयर होती हैं, एक ऊपर एक नीचे। अब इस लेयर में सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये है, यानी कि ये जो मैंने ऐसे करके देखो ऐसे बनाया, ये एक
सर्कल ऐसे और ये ऐसे बना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके प्रोटीन्स होते हैं, ये देखो ये आपके प्रोटीन्स हैं, ये आपके प्रोटीन्स हैं। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये आपका प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को, ये प्रोटीन चैनल वाला प्रोटीन है। ऐसे ही कहीं पे आपका ये ग्लोबुलर प्रोटीन का हो गया, ठीक है। ऐसे ही कहीं पे आपका पानी का होगा, जैसे ये ग्लाइको प्रोटीन का हो गया। ऐसे ही कहीं पे आपका हाइड्रोलिक हेड्स होंगे, ये देखो ये होते हैं हाइड्रोलिक हेड्स होते हैं, ठीक है। और ये आपकी हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, ये आपकी हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। और इस लेयर को क्या बोलते हैं? फोस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं, फोस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। फोस्फोलिपिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फोस्फो के बने होते हैं, फोस्फेट के बने होते हैं, फोस्फो के बने होते हैं, इसीलिए फोस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि 2 लेयर या 2 दीवार, ठीक है, या 2 दीवार। अब इसमें देखो चीज समझाने वाली नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ मैं। जो हमारा इसमें बेसिक वाला पार्ट है, ये हमारा बेसिक वाला पार्ट है। बेसिक वाले पार्ट में एक ऐसे गोला है और नीचे ऐसे 2 पूंछ हैं। ये जो गोला है ये होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और ये जो पूंछ होती हैं ये है आपकी हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफिलिक है तो इनको पानी से क्या है? प्यार, इनको पानी से प्यार है। और ये हाइड्रोफोबिक है तो इसको पानी से क्या है? इसको पानी से है नफरत। इसको पानी से प्यार है और जो कोशिका के बाहर है वो लिक्विड भरा हुआ है, कोशिका के बाहर लिक्विड भरा हुआ है। जैसे ये हमारा ये डायग्राम है तो यहाँ कोशिका के ये बाहर वाला हिस्सा है, कोशिका के बाहर यहाँ क्या भरा हुआ है? ये कोशिका के बाहर वाला हिस्सा है। और यहाँ पे क्या भरा हुआ है? देखो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी कि यहाँ पे तरल पदार्थ भरा हुआ है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो इनको पानी से डर लगता है इसलिए ये ऐसे अंदर की तरफ चले जाते हैं। इनको पानी से क्या लगता है? डर लगता है, इसलिए अंदर की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही अंदर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्मा भरा हुआ है। और साइटोप्लाज्मा है तो उसमें पानी ज़रूर होगा, प्लाज्मा पानी से ही बनता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाले हेड जो हैं यहाँ पे ये उल्टे हो जाते हैं, ऐसे उल्टे, कि ये जैसे इनको क्या है? पानी से प्यार, कि भाई मैं तो जो है वो पानी से चिपक के रहूँगा। तो ये क्या करते हैं? पानी से प्यार करते हैं, इसलिए ये ऐसे उल्टे हो जाते हैं, ऐसे उल्टे हो जाते हैं। तो ये उल्टे हो जाते हैं, ये पूंछ ऐसे ऊपर हो जाती है, ऊपर की तरफ पूंछ हो जाती है। तो ये जो है वो पानी से हट जाती हैं, ये पूंछ क्या करती हैं? पानी से हट जाती हैं, पानी से दूर रहती हैं, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है, इनको पानी से डर लगता है, इनको पानी से क्या लगता है? डर लगता है। तो ऐसे करके हमारी जो लेयर है ये बाई लेयर बन जाती है, ऐसे करके हमारी जो लेयर है ये बाई लेयर बन जाती है। अब देखो ये हमारी क्या है? ये हमारा बाई लेयर मॉडल है, ऐसे करके ये हमारा क्या है? बाई लेयर मॉडल है। अब इस बाई लेयर मॉडल में क्या है? बीच बीच में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, बीच बीच में क्या है? ऐसे प्रोटीन्स। अब इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, चारों तरफ प्रोटीन्स ही प्रोटीन्स होते हैं। अब ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब मान लिया ये प्रोटीन आपका किसका है? मान लिया ये प्रोटीन है शुगर का, शुगर का प्रोटीन है, या मान लिया ये प्रोटीन है आपका पानी का। तो यहाँ पे क्या होगा? जब आपकी सेल को पानी चाहिए होगा तो ये वाला प्रोटीन ऐसे बीच में से काट के, देखो ऐसे बीच में से काट के ऐसे बीच में से खुल जाएगा। ये बीच में से देखो खुल गया। ये बीच में से खुलने के बाद यहाँ से ऐसे पानी अंदर आ जाएगा, यहाँ से ऐसे पानी अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। और जब सेल के अंदर एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा तो इसी से ऐसे ऐसे करके ये खुल जाएगा दोबारा और ऐसे करके बाहर निकल जाएगा। अब इस प्रोटीन से ना तो कुछ एक्स्ट्रा बाहर आ सकता है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा अंदर जा सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? इस तरीके से सेल का पूरा ट्रांसपोर्ट संभालता है कि सेल के अंदर क्या आएगा, सेल के अंदर क्या जाएगा,
ठीक है। सेल को जिस चीज की जरूरत है उसके प्रोटीन, वो प्रोटीन अपना क्या करता है, ऐसे करके दरवाजा खोल लेता है और जिस चीज को अंदर आने देना होता है वो उतना अंदर आ जाती है। अब जैसे ही वो चीज अंदर आ रही होती है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ एक्स्ट्रा चीज चिपक के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आ सकती। वो प्रोटीन अपना दरवाजा ऐसे बंद कर लेगा, बिल्कुल साथ साथ जितना जरूरत होगी ना उतना ही सेल मेम्ब्रेन अंदर जाने देगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं घुस सकता अंदर, ठीक है। किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब अगर हम इस प्रोटीन्स की बात करें तो जैसे हमारी ये क्या है, हमारी सेल है और सेल में चारों तरफ क्या है, ये आपकी लेयर बनी होती है, ये ऐसे करके आपकी ये लेयर है। समझ में आ रहा होगा, आई होप कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको। तो हर चीज़ के लिए, इसमें हर चीज़ के लिए अलग प्रोटीन होगा। ये पानी के लिए प्रोटीन, यहाँ एक शुगर के लिए प्रोटीन, यहाँ उस चीज़ के लिए प्रोटीन, यहाँ उस चीज़ के लिए, यहाँ उस चीज़ के लिए, यहाँ उस चीज़ के लिए। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सारे प्रोटीन्स होंगे और जिस चीज़ के लिए जो खुलना रहेगा वो हो गया, ठीक है, वो अंदर चला जाएगा और वो बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया भाई। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने आज की क्लास देखी और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। हमारी एक क्लास और लगेगी आपकी सेल बायोलॉजी को लेके, फिर हम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर देंगे भाई, ठीक है। और सारे बच्चे जुड़ते रहिए, ठीक है भाई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप अभी तक जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमसे ऑफलाइन पढ़ना है तो मैंने पहले भी बताया है कि हमारा कोचिंग सेंटर है प्रॉपर नरेला में, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से। वहाँ पे आके आप पर्सनली अगर किसी टीचर से मिलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।